मेरा नाम नीलम है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी काफ़ी छोटी उम्र में हो गई थी। तब मैं सिर्फ 20 साल की थी। पर मेरे आयस अबेनाद ने मुझे तालीम के लिए मतहरुक किया और मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। पर पढ़ाई के चक्कर में हमने अपनी शादी के पहले कुछ साल, जिन्हें गोल्डन ईयर कहते हैं, हमने ज़ाय कर दिए। मेरे आयस अबेनाद हमेशा काम में मसरूफ़ रहते, इसलिए हम साथ वक्त भी नहीं गुजार पाते थे। इसलिए मैंने भी उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली। हमें अब काफ़ी वक्त साथ मिलने लगा, पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हमारी शादी को 5 साल हुए थे और मेरे आयस अबेनाद की मौत हादसे में हो गई और मैं एक बार फिर अकेले रह गई। बिजनेस और पैसे के पीछे भागते भागते मेरे आयस अबेनाद मेरे लिए पैसा तो बहुत छोड़ गए, पर मेरी जिंदगी अधूरी थी। न कोई बच्चे, न फैमिली। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऑफिस जाना शुरू कर दिया और ऑफिस के काम में अपने आप को मसरूफ रखने लगी। मेरे अंदर की औरत जैसे मर ही गई थी। उनकी मौत को अब 4 साल हो गए थे और मैं बहुत तन्हा थी। मेरे बिजनेस ट्रिप के दौरान काफ़ी लड़के मेरे साथ फ्लर्ट करते, पर मैं किसी को अपने आसपास नहीं आने दे रही थी। पर यह सब बदल गया। एक ही दिन में मुझे भी नहीं पता था कि मेरा अकेलापन ऐसे दूर होगा। अब मैं इस हादसे की तरफ जाती हूँ जब यह सब हुआ। सोमवार का दिन था। हफ्ते का पहला दिन था, इसलिए मैं भी काफ़ी अच्छे से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आज मैंने काली रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैं ऑफिस पहुंच गई और चौकीदार ने कार का दरवाज़ा खोला। ऑफिस के अंदर दाखिल होते ही हर मर्द की नज़र मेरे जिस्म पर थी और सब मुझे गुड मॉर्निंग कर रहे थे। मैं भी उन्हें गुड मॉर्निंग करते हुए लिफ्ट तक पहुंच गई। मेरा ऑफिस 13 फ्लोर पर है और ऑफिस बहुत बड़े टावर में है। लिफ्ट में मेरे साथ 3 मर्द और भी थे। मेरे ही ऑफिस का स्टाफ था, पर नाम से मैं किसी को भी जानती नहीं थी। लिफ्ट 15 फ्लोर तक ही गई थी कि अचानक लिफ्ट रुक गई। हम सब थोड़ा डर गए। उन मर्दों में से एक ने लिफ्ट के राकुत्ते ही चनलोना शुरू कर दिया। फिर मेरे ऑफिस के दूसरे आदमी ने जल्दी से इसको चुप कराते हुए कहा, अबे चुप, हमारी मैडम नीलम भी साथ है। लिफ्ट में काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे उन मर्दों में से किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं भी उनको नज़रअंदाज करते हुए लिफ्ट के कोने में चली गई और लाइट वापस आने का इंतज़ार करने लगी। अब करीब 5 मिनट हो गए। लिफ्ट में खामोशी थी। कोई आपस में बात भी नहीं कर रहा था। शायद मेरे डर से वो लोग चुप थे। 5 मिनट में ही मेरे जिस्म से पसीना आने लगा और हमेशा एसी में रहने वाला मेरा जिस्म अब भीगने लगा। अपना पहलू हाथ में लेकर मैं खुद को हुआ करने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि उन मर्दों में से एक मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझे पता था कि वो मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि लिफ्ट में बहुत अंधेरा था और मैं अपने जिस्म को हुआ करती रही। मैं हुआ कर रही थी कि इन आदमियों में से एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ मिनटों में लाइट ऑन हुई और लिफ्ट चल पड़ी। मैंने अपना सर झुकाए रखा था, पर मैं देखना चाहती थी कि कौन था वो मर्द जिसने आज मेरा हाथ पकड़ा है। पर वो तीनों एक साथ खड़े थे और ये पता करना मुश्किल हो गया कि इन सब में से वो मर्द कौन है। लिफ्ट मेरे फ्लोर तक पहुंच गई और तीनों ने मुझे बाहर जाने को रास्ता दिया। मैं भागते हुए लिफ्ट से निकल गई और अपने केबिन में चली गई। अंदर जाते ही मेरे आंसू छलक गए और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। अब इस हादसे को 10 दिन हो गए थे। मैं इस बात को भुलाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे दिल और दिमाग में वो घर कर गया था और मैं उन 3 मर्दों में से ये नहीं फैसला कर पा रही थी कि वो मर्द कौन है जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। इस दिन उन 3 मर्दों में एक हमारे ऑफिस का फील्ड एग्जीक्यूटिव था और दूसरा चपरासी और तीसरा हमारे सामने वाले ऑफिस का सीईओ था। इस हादसे के बाद मेरी जिंदगी काफ़ी बदल गई। मैं अपने ही ऑफिस में जाने से डरने लगी। पता भी नहीं था कि वो कौन था जिसने मेरा लिफ्ट में हाथ पकड़ लिया था और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि वो मेरे सामने आए। पता नहीं ये मैं किस लिए सोच रही थी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूँगी। कैसे इसको कहूँगी कि जिसके सामने मैं इस कदर खामोश हो गई थी कि इसने मेरा हाथ पकड़ा था और मैं खामोश होकर खड़ी रही। मेरे दिल में ये सारे सवाल हर रोज़ चलते और मैं बेचैन रहने लगी। रात रात भर मुझे इस मर्द के ख्याल आते और मैं बेचैन होने लगी। सुबह मेरी आँख खिली। ऑफिस का वक्त हो रहा था और आज मैं अपने बिस्तर में ही थी अब तक, और मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस भी जाना है। मैं बाथरूम में गई और शावर के लिए तैयार हो गई। अलमारी खोल कर मैं अपने कपड़े देखने लगी।
पर मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा आज मन कर रहा था कि मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊं। मैं जानती थी कि वो मर्द मुझे ज़रूर देखेगा और मैं किसी स्कूल गर्ल की तरह जो अपने बॉयफ्रेंड को खुश करना चाहती हो अपने कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। और मैं इस कदर एक्साइटेड महसूस कर रही थी कि आज वो मुझे देखकर शॉक हो जाए। मैं आंसी दिल ही दिल में मुतासिर करने के लिए बेताब थी। ऑफिस बिल्डिंग में दाखिल होते ही सबकी नज़र मुझे पर ही थी और हर रोज़ से ज़्यादा लोग मुझे घूर रहे थे। मैं हर मर्द को देख रही थी, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि कौन होगा वो मर्द जो अनजान होकर भी मेरे दिमाग से जा नहीं रहा। मैं अपने ऑफिस में दाखिल होकर क्लाइंट दस्तावेज़ात अकाउंट्स में चेक करने लगी। तब मुझे एक मैसेज आया, क्या बात है मेरी रानी, आज तो कमाल लग रही है। मैं जानती थी मुझे इस तरह देखकर वो खुद को रोक नहीं सकता था और वो मेरे सामने ज़रूर आएगा। पर उसके मैसेज पढ़ते ही मैं फिर कन्फ्यूजन में चली गई कि मैं खुश हो जाऊं कि एक अनजान मर्द जिसे मैं जानती नहीं वो मुझे अपनी रानी कहकर तारीफ कर रहा है, या इस बात पर गुस्सा करूं। पर उन सब बातों से ज़्यादा इस वक्त मुझे ये जाना था कि आखिर ये मर्द है कौन। और मैं अपने केबिन में आ गई तब उसकी कॉल आई। मैंने जल्दी से एक बार कॉल अटेंड कर ली। वो बोला, बहुत अच्छी है, आज एक बार में ही कॉल अटेंड कर लिया तावने, मगर अभी भी तुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, यही बोला था इसने। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने कहा, आओ, और हमारे ऑफिस का चपरासी रामू अंदर आया। मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए कंप्यूटर में देखने लगी। वो सामने आकर खड़ा हो गया। रामू बोला, मैडम, आज अपने लंच का ऑर्डर नहीं किया है, अब शायद भूल गई। अब कहीं तो मैं अभी जाकर ले आऊं। मैं बोली, नहीं रामू, आज मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, तो जा और बस मेरे लिए काफ़ी बना कर ला। रामू बोला, ठीक है मैडम साहब। वो बेचारा बनकर मेरे गुस्से का शिकार हो गया। मैं भी क्यों करती। मैं इस शख्स से मिलने के ख्याल से आतिन बेचैन थी कि मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। रामू काफ़ी रख कर चला गया और मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि मैंने इस बेचारे को बेवजह बातें सुना दे। इससे पहले कि कोई और देख ले मैंने मेकअप का सामान वापस रख लिया। और वक्त अब करीब आ रहा था और मैं बेचैन हो रही थी। मैं सोच रही थी कि आज तो मैंने अपने दिमाग से और जहानत से इस मर्द को मिलने पर मजबूर कर लिया। मुझे ये कोई अचीवमेंट से कम नहीं लग रही थी। आसी अलिफाकसाने पर मजबूर करके अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब इस बार सूरत-ए-हाल मेरे कंट्रोल में है। उसके नहीं, मैं आसी हुक्म दूंगी, वो नहीं। आखिर है तो वो मेरा मुलाजिम और मैं इसकी मैडम। 5 मिनट बाकी थे लंच टाइम को और मैंने सोचा चलूँ बाथरूम जाकर ताज़ा दम हो जाती हूँ। मैं बाथरूम चली गई। 10 मिनट बाद मैं बाथरूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरे केबिन की लाइट बंद थी और केबिन में मुकम्मल अंधेरा था। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं इन सालों से इस ऑफिस को चला रही थी पर हमेशा नौकरों पर हुक्म करती रही। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि लाइट का स्विच कहाँ है और मैं अंधेरे में स्विच ढूंढने लगी। मैं दीवार से लगकर हर दीवार पर हाथ लगाकर स्विच ढूंढ रही थी। और मुझे ये माहौल इस दिन की याद दिला रहा था जब इस मर्द ने लिफ्ट में मेरा हाथ पकड़ा था। आज फिर वैसा ही अंधेरा था और मैं आगे बढ़ते बढ़ते किसी से टकरा गई। इस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं चनलुआई जा रही थी। तब उसकी आवाज़ आई, वो आवाज़ मत करना रानी, मैं हूँ तेरा राजा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे केबिन में ही आ जाएगा। मैंने जल्दी से इससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, ये क्या, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमने तो कहा था कि किसी होटल में मिलोगे। मैं फिर बोली, देखो, ये जगह महफूज नहीं है। मिलने के लिए प्लीज़ लाइट ऑन करो और तुम जाओ, मैं तुम्हें किसी होटल में मिलूंगी। ये कहना मुझे महंगा पड़ा और उसने मेरे गालों पर एक तमांचा मार दिया और बोला, चुप रहने का कहा था, तुझे समझ नहीं आती। तुझे मैं जहाँ चाहूँ आ सकता हूँ। मैं बोली, जगह तो। वो बोला, जगह क्यों? तो ताव माजे से नहीं डरती? नहीं बोल रही है कि मैं डरपोक हूँ? सामने नहीं आता। मैं बोली, नहीं नहीं, माजे से गलती हो गई, अब डरपोक नहीं हो। जगह, अब जाओ यहाँ से। वो बोला, नहीं जाने वाला, डर मत, मैंने केबिन अंदर से लॉक किया है, कोई नहीं आने वाला।
अब यहाँ सिर्फ ताव और मैं हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर चलने लगा और फिर केबिन में रखे सोफे पर बैठ गया। मैं हैरान थी कि वो इस केबिन को इतनी अच्छे से कैसे जानता है। हर चीज़ कहाँ है, इसको अंधेरे में भी पता है। मैं बोली, मैंने तुम्हें मिलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हो कौन। अपना नाम बताओ। माज है। वो बोला, माज है, कितनी बार कहा है कि तुझे तेरे बोलने पर कुछ नहीं मिलेगा। मेरा नाम भी नहीं। तुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं ना चाहूं। ये कहता हुआ वो बाहर निकल गया। मैंने सोचा अब फाइलें ठीक करने को रामू को बिलालूं, पर वो कोई सवाल पूछ ले कि ये सब हुआ कैसे, तो मेरे पास देने के लिए कोई जवाब भी नहीं था। मैंने खुद उठकर फाइलें ठीक से रखना शुरू कर दिया, और जो औरत आज तक ऑफिस में पानी भी खुद से लेकर नहीं पीती थी, वो अपना ही केबिन साफ कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरे इस राज का पता चले कि मैं अपने ही ऑफिस के किसी स्टाफ की मोहब्बत बन चुकी हूँ। सब चीज़ें मैं अपनी जगह पर रखने के बाद मैंने काम करना शुरू किया, पर माजह बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने अपना फ़ोन चेक किया और इस नंबर पर कॉल की। काफ़ी वक्त के बाद आखिर इसने कॉल अटेंड की। मैं बोली, हेलो। वो बोला, क्या हाल है मेरी रानी। बड़ी जल्दी याद आ गई। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद इसने कॉल रख दी और शाम के बाद मैं ऑफिस में लेट तक काम करती रही। रात के 9 बज गए और मैं ऑफिस से निकल गई। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं बहुत संभल कर कार ड्राइव करते हुए अपने घर पहुंची। घर के अंदर कार दाखिल होते ही वहां एक बड़ा सा गड्ढा था और मेरी कार इस गड्ढे में चली गई। कार पार्क करके मैं बाहर निकली तो मैंने देखा वहां मेरा दूध वाला जो माजह दूध देता था पूरी तरह भीग गया था। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैडम, ये आपने क्या किया? मेरे सारे कपड़े गीला हो गए। आज ही नए खरीदे हैं। ऐसी देखकर माजह यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही दूध वाला है जो पिछले काफी वक्त से मेरे घर दूध देता था। मैं बोली, तुम आज दिन रात को क्या कर रहे हो मेरे घर के बाहर? दूध वाला बोला, मैडम, कल मैं अपने गांव जा रहा हूं, इसलिए हिसाब के पैसे चाहिए थे, वही लेने आया था, पर अपने मेरे कपड़े ही खराब कर दिए। माजह इस गरीब इंसान के लिए बहुत बुरा लगा। मैं बोली, अरे मुआफ करना भाई साहब, आप अंदर आए, यहाँ तो और भीग जाएंगे। मैं इसको लेकर अंदर आ गई। वो सर्दी से कपकपा रहा था। मैंने इससे कहा, तुम्हारे कितने पैसे हैं तुम्हारे हिसाब के? दूध वाला बोला, मैडम साहब, बस 3,000 हैं। मैं बोली, ठीक है, मैं पैसे लाकर देती हूँ। तुम ऐसा करो, गेस्ट रूम में जाकर कपड़े निकाल कर दो, मैं मशीन में खुश्क कर दूंगी। लो ये तौलिया। खुद को पूंछ भी लेना। पता नहीं क्यों वो माजह देखकर दबी सी हंस रहा था और मेरे हाथ से तौलिया ले लिया। और सिर्फ यही नहीं, तौलिया इसने दोनों हाथों से लिया और मेरे एक हाथ को अपने हाथ में पकड़कर वो थोड़ा राग गया। दूध वाला बोला, अब बहुत अच्छी है मैडम, माजे गरीब का भी ख्याल रख रही है।